नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत के बाद आज पूरे दिन बैठकों का दौर चला। महाराष्ट्र सरकार में एंट्री के बाद अजित पवार अपने 8 मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। साथ ही एनसीपी के 2 विरोधी धड़े, एक शरद पवार के नेतृत्व में, दूसरा भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में अपनी बैठकें करता रहा। इस बीच पार्टी किसकी है, इस पर लड़ाई अभी चली रही है। एक मिनिट, आम्ही एकत्रपणे काम करायचं ठरवलेलं आहे। त्या कुठलीही नाराजी नाही, त्या संदर्भामध्ये कुठलीही अडचण मला तरी वाटत नाही। और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन नेता विपक्ष के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। एनसीपी में फूट के बाद कांग्रेस नेता विपक्ष के पद पर दावा कर रही है। साथ ही राज्य में बदले राजनीतिक हालात को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की भी बैठक हुई है। नेता विपक्ष कौन होगा, इस पर भी फैसला अभी बाकी है। क्या विरोधी पक्ष के नेता को लेकर चर्चा की आपने? क्या नहीं, कहा अभी आपने कोई कि कांग्रेस का ही होगा विरोधी पक्ष का नेता? अभी उस बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये जो इशू है ये बहुत गौण है, छोटा इशू है। उसके बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे। अभी कल उनके दल की मीटिंग है, उसके बाद में बहुत सारी इसमें चर्चा चलेंगी और उसमें हम लोग एक साथ मिलके निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र के दौरे को लेकर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में हम लोग पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने का एक प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे और उसमें हम पूरे महाराष्ट्र में एक साथ महाराष्ट्र का दौरा करने का एक प्लान हमने किया है। और राहुल नार्वेकर, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उनके पास इसके लिए कई चिट्ठियां आई हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत जारी है, पहले शिवसेना आए थे के साथ जो हुआ, उसके बाद भी स्पीकर के पास ये लड़ाई पहुंची। अब तो आधी रात को नेता आकर आप लोगों के यहाँ पर नोटिस और चीजें दे रहे हैं। क्या लगता है कि आधी रात को भी उन्हें लगा कि आपको मैसेज किया गया, ईमेल किया गया, आई मैसेज किया गया, SMS किया गया, व्हाट्सएप किया, ये वही कह रहे थे और उसका घर पर भी आकर दिए हैं? क्या कुछ पत्र आया है दोनों पक्षों की ओर से और आधी रात तक आपके यहाँ पर लोग पहुंचे? महाराष्ट्र विधान मंडल के सचिवालय में अनेक रिप्रेजेंटेशंस जमा हुए हैं, दिए गए हैं और इन सब रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर की नोटिंग जल्दी मेरे पास प्रेजेंट की जाएगी और उसका आकलन करके उस नोटिंग्स का और इन रिप्रेजेंटेशंस को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझकर हम उचित निर्णय लेंगे। दोनों तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली दी गई है, दोनों तरफ से अपने अपने विप अपॉइंट किए गए हैं। एक विप पहले से ही जो थे वो मौजूद है, दूसरी तरफ से भी विप जारी किया गया है। ऐसे में आगे चीजें बढ़ेंगी कैसे? ये ठीक वैसी है जैसे शिवसेना में हुआ? आप इसे किस तरह से समझ रहे हैं और आगे की जो भी कार्रवाई है या जो सारी चीजें हैं वो किस तरह से होंगी? नहीं, आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने विप के बारे में निर्णय बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। राजनीतिक दल की इच्छा के अनुसार ही विप को अपॉइंट करना है। आज जब एक से ज्यादा लोग राजनीतिक दल का लीडरशिप क्लेम कर रहे हो, नेतृत्व क्लेम कर रहे हैं, तब पहले तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी की डिजायर क्या है। वो डिजायर जो एक्सप्रेस की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी का है उसके अनुसार सब किया गया है क्या? इन सब चीजों को जांच कर ही मैं निर्णय लूंगा। तो जैसे कि आपने सुना, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है जो भी फैसला लेना है वो नियम और कानून के आधार पर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियों के बीच में मतभेद है वो और उसे लेकर जो भी आखिरी फैसला है वो वो स्पीकर लेने वाले हैं, लेकिन कब तक वो फैसला लेंगे ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इन सबके बीच अजित पवार कैंप के लिए आज एक अजीब सी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्हें नया पार्टी ऑफिस तो मिल गया है लेकिन उसके लिए चाबी ही नहीं मिली है। बहुत अजीब से ये विजुअल्स हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। जब वहां पे तमाम ये नेता नए पहुंचे तो बालाड स्टेट में राष्ट्रवादी भवन जो नया बना वहां पर यानी अलॉट किया गया, वहां पहुंचने पे बिल्डिंग पे ताला लगा था और उसके बाद सब के सब बाहर बैठे रहे असमंजस में कि उन्हें करना क्या है। और साथ साथ असमंजस अभी भी इस बात का बना हुआ है कि कौन है, कहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं। शरद पवार के एक साथ कौन है, अजीत पवार के साथ कौन है। अजीत पवार जो हैं वो मेजॉरिटी का दावा करते हैं, लेकिन
ये भी है कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या शरद पवार के साथ नेता लौटेंगे? शरद पवार चीफ हैं, पर बहुमत का दावा अजीत पवार का है। तो ये तमाम चीजें हैं और इस वक्त यही समझने पर हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि कौन किसके साथ है, क्या किसी को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे साथ है भावना जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, सीमा मलिक, राष्ट्र प्रवक्ता एनसीपी, श्वेता शालिनी, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी, विजय चोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार, और वेंकटेश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले सीमा मलिक जी, कौन किसके साथ है? अजीत पवार के साथ बहुमत का दावा वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, असमंजस में है नेता। ये भी खबर आई कि सतारा कराड़ के इलाके से कुछ लोग वापस आ गए हैं शरद पवार के साथ। इस समय क्या स्थिति है, क्या बता सकती हैं आप हमें? माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय श्री शरद पवार जी, कोई हर आदमी उनके कद के बारे में जानता है। और देखिए, जहाँ तक मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आज जितना भी हमारा कैडर है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, या जो हमारे वुमेन्स विंग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे युवती हो, दे ऑल, पूरे जितने लोग हैं वो माननीय शरद पवार जी। अजीत पवार जी का दावा था कि 40 विधायक उनके साथ हैं। एमएलए की बात है, कल मीटिंग है और सीमा जी, लोग लौट जो गए थे वो भी लौट के आ रहे हैं, आपने देखा ही है। और कितने, नहीं सीमा जी एक सेकंड, कितने लोग लौट के आ गए जो गए थे? एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं बता सकती आज आधिकारिक रूप से, और शायद मुझे पता भी नहीं है इतना, मतलब। और देखिए, आप यही सबसे दिलचस्प है कि इस समय किसी को ज्यादा पता नहीं है, और जो विधायक हैं उनको भी असमंजस है शायद कि। सीमा जी एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अजीत पवार जी का जो दावा है कि 40 लोग उनके साथ हैं, 40 विधायक, ये दावा, इस दावे में कितना दम है? देखिए, वो दम तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चलेगा, है ना। और मैं तो सिर्फ आपको इतना कह सकती हूँ कि बहुत से लोग हम लोग के कांटेक्ट में हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो एक श्रद्धा सबके मन में है, तो सभी आएंगे। वो बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए श्रद्धा सबके मन में है, पर जिस तरह का दावा अजीत पवार ने किया और वो सबको लिए दिए, बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार में, और 8 उनके मंत्री भी बन गए। श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता हैं। इस समय अगर ये भी बात हो रही है कि जो कद्दावर नेता है शरद पवार और उनका जो इतना रसूख है, लोग वापस जा सकते हैं, तो एक लॉस ऑफ फेस भी हो सकता है, ये भी गुंजाइश है, या जो दावा है अजीत पवार का उस पर भरोसा करती है बीजेपी? देखिए, ऐसा है, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कौन रुकेगा, कौन पर अजीत पवार जी तो साथ आ गए, आप लोगों के कह के कि 40 विधायक उनके साथ हैं, 8 मंत्री भी बन गए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री बने हैं और हमें विश्वास है कि वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिस प्रकार अजीत पवार जी कह रहे हैं, पार्टी उनके साथ है, उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, समर्थन पत्र है, और इसी बिना पर राज्यपाल जी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित किया है। उन्होंने आपने देखा कि शपथ विधि हुई है, बकायदा उनके मंत्री बन रहे हैं। तो यहाँ से महाराष्ट्र को आगे देखना चाहिए। और तो 40 विधायकों का समर्थन पत्र है, फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। पर विजय चोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। विजय जी, आप कैसे समझ रहे हैं इसको? क्या अभी बहुत कुछ फिर भी बदल सकता है, आपको लगता है? इन 40 का समर्थन पत्र है, इधर बात हो रही है कि, और जाहिर है सब जानते हैं कि सीमा मलिक जी जैसा कह रही थी कि इतने कद्दावर नेता हैं, उनके लिए बहुत श्रद्धा है लोगों की शरद पवार के लिए, वापस भी जा सकते हैं, अभी तो फ्लोर टेस्ट बाकी है। सही है नगमा जी, ये जो चित्र स्पष्ट होने में कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस दिन ये शपथ विधि समारोह हुआ उस वक्त वहाँ एमपी अमोल कोल्ले थे, उपस्थित थे, मगर दूसरे दिन वो वापस आ गए। उन्होंने बताया कि नहीं पवार साहब के साथ हूँ। दूसरी बात यह है, बहुत सारे जो एमएलएज है, कल जो दोनों दलों की बैठकें कल होने वाली है, वो कल की बैठक में बहुत सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। मगर बाकी कुछ रहेगा तो मुझे लगता है 17 तारीख तक, जब ये असेंबली का सेशन शुरू होगा 17, तब तक राह देखनी पड़ेगी कौन किसके पाले में है। देखिए चित्र स्थिति क्या है। अगर ये सरकार 3 या 4 साल तक चल सकती थी तो बहुत सारे विधायक 40 क्या अजीत पवार को जो एनसीपी के 54 विधायक थे उनमें से बहुत ज्यादा 45-46 विधायकों का समर्थन था। मगर आगे देखिए अब एक ही साल बचा है, एक ही साल में 7-8 महीने काम के बचे हैं।
इस 7-8 महीनों के लिए कौन अपना सारा राजनीतिक करियर दांव पे लगा सकता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अजित पवार के साथ जाएंगे उन्हें पता है कि उन्हें अगले इलेक्शन शरद पवार उनके खिलाफ खुद शरद पवार खड़े रहेंगे, क्योंकि उधर शरद पवार कोई भी जो उम्मीदवार दे वहाँ शरद पवार ही उम्मीदवार है, ऐसी स्थिति रहेगी। पर इस ऐसी समय स्थिति में जी इस समय वेंकटेश केसरी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वेंकटेश जी, इस समय की स्थिति क्या लगती है? दो कैंप दिख रहे हैं, 40 लोगों के समर्थन का दावा अजीत पवार का है। शरद पवार की स्थिति इस समय कितनी मजबूत दिखती है? वो पार्टी को दोबारा खड़ा करने की बात करते हैं 3 महीने में, पर समर्थन कितना जमीन पे दिखता है, क्या आपका अंदाजा है? नगमा जी, ऐसा है कि जो 40 MLA जो बता रहे विधायक अजीत पवार के साथ में है, तो ये अजीत पवार और भाजपा को तय करना है कि 40 के 40 लोगों को नॉमिनेशन करेंगे, टिकट दे देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव अगले साल है। जी कोई भी MLA पहले सोचेगा कि मेरा क्या होगा। तो आप कह रहे हैं कि वापसी का रास्ता खुला है उनके लिए? नहीं, वो दोनों मीटिंग में जाएंगे। आखिर में जो हाउस में फ्लोर होगा, जो व्हिप चलेगा, उसके बाद में उनकी पोजीशन क्लियर होगी। कल एक अंदाजा आ जाएगा कि ये कहाँ किसके साथ कितने हैं, लेकिन ये फाइनल स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि MLA कहीं भी जा सकते हैं। जब तक वो श्योर नहीं है कि उनको आने वाले टिकट मिलेगा, एक तो टिकट मिलना चाहिए, बाद में जीतने की उम्मीद होनी चाहिए। तो ये जो है वो अनसर्टेनिटी है। जहां तक बात है कि ये एनसीपी के साथ में यानी अजित पवार के साथ में कोई मास लीडर उस तरीके से नहीं है। वो अपने जिले के लीडर है, शायद अपने कास्ट के लीडर वो उस एरिया में हो सकते हैं, लेकिन उनका पैन महाराष्ट्र अपील नहीं है। ना अजित पवार का है, ना प्रफुल्ल पटेल का है, न छगन भुजबल का है, ना किसी का नहीं है। और शरद पवार जी का एक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि गांव में लगते हैं कि वो गांव वाले हैं, वो देहाती है। वो अपने तो उसके मतलब बाद में जब उनका जो मास अपील है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बम्बई में आने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर को लगता है वो अपने दोस्त है, और दिल्ली में उनका चेहरा अलग होता है। ये जो अलग अलग है कि वो दिल्ली में स्टेट्स में कहाँ जाते हैं, तो ये अच्छा पॉलिटिक्स के बाहर भी उनकी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आप फिल्मों में देखेंगे, थिएटर में देखेंगे, गेम्स में देखेंगे, तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसका मुकाबला करने वाला कोई नेता अजीत पवार के साथ में नहीं है। तो अजीत पवार अभी बीजेपी के साथ है, अजीत पवार यहाँ टिके रहे हैं, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि शरद पवार एक कड़ी टक्कर देंगे और मुश्किल होगा अजीत पवार को अपने लोगों को रखना। तो ऐसे में भावना जैन प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, महाविकास अघाड़ी की जो एकता एकजुटता है उस पर असर नहीं पड़ेगा ऐसी उम्मीद है? आप लोगों को लगता नहीं है कि अभी जो ये पार्टी का चिन्ह लेकर ही एक झगड़ा चला हुआ है चाचा और भतीजे के बीच में, तो वो जो है एक मुश्किल खड़ी कर रही है और असमंजस की स्थिति भी कि कौन कहाँ पे कौन एनसीपी है, कहाँ जाना है? आज सुबह ही हमने देखा कि कैसा हुआ कि एक दफ्तर पहुंच गए पर चाबी नहीं मिली, तो नेताओं विधायकों में भी एक असमंजस है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की पोजीशन, कई मीटिंग्स हुई हैं, एलओपी को लेके भी हो रही है, उद्धव गुट अपनी मीटिंग कर रहा है, कांग्रेस की अपनी मीटिंग। भावना जैन, क्या तस्वीर इस वक्त उभर के आ रही है? नगमा जी, जैसा आप लोगों ने आज पूरे दिन देखा है कि कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई है। हमारे प्रभारी HK पाटिल जी आज आए हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र में, ये बैठक हुई है और कांग्रेस विधायक दल एकजुट होकर ये आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरा दल यहाँ पर आगे ये लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ने के लिए तैयार है। हमारे नेता नाना पटोले जी शरद पवार जी से मिले हैं, उनसे बैठक करी है और उस बैठक में तय हुआ है, उद्धव जी के साथ भी तय हुआ है, महाविकास अघाड़ी पवार साहब पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने जा रहे हैं और महाविकास अघाड़ी एकजुट है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ और शरद पवार जी के साथ। बिल्कुल कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता, देखिए जनता ही जनार्दन है, अंतिम फैसला जैसा कि जो अभी एलओपी पे बहुत सारी चिट्ठियां मिली हैं, नार्वेकर जी को कह रहे थे, अब एलओपी पे कुछ अभी तय नहीं हुआ है, किसके पास संख्या है? एलओपी की बात बाद में आती है, पहले ये तय होगा कि सब लोग इकट्ठा हैं और जैसा कि आपने देखा आज की सारी सभाओं में सबने अपना निश्चय दिखाया है कि हम लोग सब इकट्ठे हैं और कांग्रेस विधायक दल में बिल्कुल एकजुटता है और इसके साथ ही हम आगे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। विधायक दल
ठीक है विजय चौरमारे जी, एक आपसे एक ओवरऑल पिक्चर संक्षेप में, आपको इस समय क्या लगता है महाविकास अघाड़ी की एकता को लेकर? कांग्रेस विधायक दल में एकजुटता है, सब लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं, शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे कैंप, तो एक जोरदार टक्कर की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। जोरदार टक्कर तो देखिए, महाविकास आघाड़ी एकजुट रहेगी और जितने जितने संकट आएंगे, मुझे जब से देखा है उद्धव ठाकरे की पार्टी पे संकट आया तब भी महाविकास आघाड़ी और मजबूत बनी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पे संकट आने के बाद मजबूती बढ़ गई है और ये तीनों पार्टियां मजबूती इसके साथ आगे जाएगी। और जो आपने नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा के बारे में कहा, वो शायद कांग्रेस के पास जाएगा। एनसीपी ने बताया है कि हमारा कोई ऐतराज नहीं होगा, अगर कांग्रेस के विधायक ज्यादा है तो उनके पास ये पोस्ट जाएगा, उनसे कोई विवाद नहीं खड़ा हो सकता। जी वेंकटेश जी, आपको भी ऐसा लगता है कि एलओपी कांग्रेस के पास जाएगा और महाविकास अघाड़ी और मजबूत हुई है? ऐसा है कि नगमा जी, एलओपी का इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने फिर जो कहा कि 8-9 एक साल में नए चुनाव होने वाले, एनसीपी ये सेशन भी 3 सेशन रहेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि जो फाइट महाराष्ट्र की एक हिस्ट्री है, 1995 से वहाँ कोalition सरकारें चलती है, किसी एक दल की नहीं है। और भाजपा के पास इतने बड़े चाणक्य है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, आरएसएस है, लेकिन भाजपा महाराष्ट्र में अपनी ताकत पे सरकार नहीं बना पाई। जैसा उसने गुजरात में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, राजस्थान में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया, वैसा महाराष्ट्र में अभी तो वो कर नहीं पाई है। अच्छा, और एनसीपी और शिवसेना बहुत बड़ा उनके अंदर रोड़ा था, क्योंकि वो उनको इसलिए उनको तोड़ने के लिए उनको तोड़ना उनका स्ट्रेटेजी थी, उनके अंदर टूट करना। तो आने वाले दिनों में आप बहुत दिलचस्प बातें देखेंगे, पॉलिटिकल फाइट होगी। और जो आज आपको लग रहा है कि इनके पास नंबर नहीं है, नंबर आज नहीं होंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो उसका अलग आप से कह रहे हैं कि एक दिलचस्प फाइट होगी। हमारे पास इतना ही समय। श्वेता शालिनी कुछ कहना चाह रही है, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी। श्वेता जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, धन्यवाद नगमा जी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये लोग वैसे ही हैं जैसे मुंह में राम राम बगल में छुरी। इतने कद्दावर नेता शरद पवार जी हैं, फिर भी उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को एलओपी घोषित कर दिया, इससे पहले कि वो कांग्रेस से पूछते। अभी विजय जी ने बोला कि वो एक बार एकनाथ शिंदे गए, उससे ज्यादा मजबूत हुए। इतने मजबूत हो गए कि अजित पवार इतने लोगों के साथ, 40 लोगों के साथ निकल गए, इन लोगों को हवाई कानों कान हवा नहीं हुई। वो 40 तो लोग कहाँ रहेंगे? और ये उतने ही मजबूत है जितनी इनकी बातें हैं। और इसीलिए 206 लोग हमारे साथ हैं। आज यही सबसे ठीक है, अभी आगे देखना होगा। 40 लोगों की जो बात करें, वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में भी देखा जाएगा कि होगा क्या, कौन कितना मजबूत है। एक तरफ दावा ये है कि इससे महाविकास अघाड़ी जो है और वो मजबूत होती है। धन्यवाद आप सब लोगों का। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एलओपी की जो पोस्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, वो कांग्रेस के पास ही जाएगी। बहरहाल धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस वक्त हमारे साथ शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे खालिस्तानी खतरे की, जो 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा जैसी जगहों पर उभर रहा है। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की हरकतें बढ़ रही हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों ने आग लगाई। इस घटना की अमेरिकी सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की बात कही है। खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और कनाडा में भारतीय मिशन और राजनयिकों को निशाना बनाया है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आलोचना की है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकाते हुए खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगे। टोरंटो में उच्चायुक्त काउंसिल जनरल को धमकी दी गई है। राजनयिकों को वियना समझौते के तहत सुरक्षा देनी चाहिए, ये कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा है। लेकिन 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थक एक बार फिर से फ्रीडम रैली निकाल रहे हैं और ये तमाम हंगामा जो है कुछ दिनों पहले हरदीप सिंह निज्जर की मौत से जुड़ी घटना है। हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान समर्थक रहा है और वो एक गुट का नेता भी यहाँ पर रहा है। इस मामले पर हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर विदेश मंत्री ने क्या कहा है। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन पहले हम
इस पर प्रतिक्रिया लेंगे अपने दोनों मेहमानों की। तो अशोक सज्जनार हैं हमारे साथ, पूर्व राजदूत हैं, और मेजर जनरल पीके सहगल हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अशोक सज्जनार, ये जो खालिस्तानी हमला हुआ सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट में, वो पहले भी एक बार हो चुका, मार्च में भी। उसके अलावा एक भारतीय पत्रकार के हरासमेंट की भी बात सामने आई थी वॉशिंगटन में, और अब ये जो घटनाएं हुई हैं, इसके बाद से एक पैटर्न सा दिख रहा है। और भारत ने ये साफ किया है कि सिर्फ सहानुभूति के अलावा इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की सुरक्षा वहाँ पर इन देशों की जिम्मेदारी है भारतीय कॉन्सुलेट को प्रोवाइड करना? जी बहुत धन्यवाद नगमा। देखिए, मैं दो बातें इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा है, जो ये होस्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेवारी हो जाती है, जो भी डिप्लोमेटिक पर्सनल हैं, प्रॉपर्टी है, उनके जो भी एसेट्स हैं वहां पर, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देना और गार्ड करना। तो ये तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन का ये सबसे पहला दस्तूर है। तो इसमें तो जो भी होस्ट गवर्नमेंट है, उनको जो काम करना है वो उनको करना चाहिए, और हर प्रकार से उनको, जैसे अब लंदन में भी हुआ था हाई कमीशन में, वहां पर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया था और भारत के तिरंगे की निंदा वहां पर की गई थी। तो ये सब जो है ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, जो ये प्रॉपर्टीज जो ये काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध उनको बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये केवल ये कहना जो राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह कहकर, ये मेरे विचार से अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, आप आइए वहां पर साइलेंट मार्च कहिए, कुछ कहिए, ये तो यहां पर आकर आग लगा रहे हैं, ये तो यहां पर धमकियां दे रहे हैं हमारे पर्सनल को। तो दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जो आपने 8 जुलाई का भी ये बताया है, वहां पर जैसे पहले ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, उनकी जो कत्ल हुआ था, उन्होंने वो एक झांकी निकाल कर ले गए, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और ये आई थिंक और कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर उन देशों की तरफ से होनी चाहिए। भारत ऐसी उम्मीद करता है। आप सुनाते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है। उन्होंने ये बोला है कि हमने मित्र देशों से बात की है और एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो हमारे रिश्तों के लिए भी अच्छी नहीं है। देखिए, इस पे मैं इतना ही कहूँगा, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है, ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है, वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है, ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। खालिस्तानी टास्क फोर्स का नेता रहा ये निजर, और अब ये जो देखा जा रहा है कि किस तरह की नेटवर्किंग रही है, तो मेजर जनरल पीके सहगल, ये एक बड़ा खतरा या एक नए तरह का थ्रेट जो है हिंदुस्तान की सरजमीन के बाहर उभर रहा है ये खालिस्तान को लेकर। बल्कि यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे 2018 में, तो जो लिस्ट सौंपी थी लोगों की, वांटेड लिस्ट, उसमें इसका भी नाम शामिल था। किस तरह का आप देख रहे हैं कि ये जो खतरा है, इसको कंटेन करना, वहाँ पर जो एक्शंस हुए हैं, उस पर क्या आपकी विचार है? देखो, ये जो सरकारें हैं, अमेरिका की, कनाडा की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, वो साफ तौर पे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मानते हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए, खास करके यूके और कनाडा में, वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि इससे हमारे जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, मोदी जी की सक्सेसफुल विजिट के बाद में मुझे पक्का यकीन है कि अमेरिका की सरकार जो है बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ कुछ करेगी। सबसे बड़ा तरीका है कि जो लोग करते हैं आजकल, सीसीटीवी कैमराज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको जल्द से जल्दी डिपोर्ट किया जाए।
और अगर उनको साफ तौर पर पता लगे कि उनको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के लॉ के नीचे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर इनमें रुकावट आएगी। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अपने बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि वो इस माफी की घटनाओं को वहां नहीं घटने देंगे। लेकिन इसके बावजूद घटनाएं अभी भी होती हैं, क्योंकि जो सिख हैं, जहां तक कनाडा का ताल्लुक है, तकरीबन 2.1 to 2.2% पॉपुलेशन कनाडा की अभी सरदार है। और ये कम्युनिटी जो है काफी इन्फ्लुएंशियल है। और ये सिख जो है, अगर आप देखो तो ब्रस्टन में जहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई, उनका 5 किलोमीटर लंबी परेड निकाली थी, वहां के तकरीबन 1,10,000 सिख उसमें ज्वाइन हुए थे। उसमें से तकरीबन 25% ही है जो प्रो खालिस्तानी है, रेस्ट ऑफ देम हैव नथिंग टू डू विद खालिस्तान। ये जो निज्जर था, ये कारपेंटर के तौर पे वहां गया था और वहां जाके लीडर बन गया था। पिछले एक महीने के अंदर 3 बड़े सिख जो टेररिस्ट हैं, जिनको हिंदुस्तान ने टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, उनको साफ कर दिया गया है। निज्जर ने तो पिछले कुछ दिनों से साफ तौर पे कह रहा था, हर गुरुद्वारे में स्पीच देता था और कहता था मेरे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होने जा रहा है, तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। बिल्कुल। बट पैमाने पर अभी आवश्यकता है कि हिंदुस्तान इन गवर्नमेंट्स के साथ तालमेल बढ़ाए ताकि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इन लीडर्स आप कह रहे हैं कि उन सरकारों के साथ तालमेल बढ़ाने की जरूरत है ताकि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमने जैसा अभी खबरें आई हैं कि 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थक जो हैं वो एक फ्रीडम रैली निकाल रहे हैं। इस तरह की फ्रीडम रैली को इजाज़त मिलती है या नहीं, ये भी देखना होगा। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेजर जनरल PK सहगल और अशोक सज्जनहार, आप दोनों का धन्यवाद। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम। क्या चिराग पासवान NDA में वापसी की तैयारी में हैं? हमारे सहयोगी मनीष कुमार से चिराग पासवान की ये खास बातचीत। महाराष्ट्र के घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर असर की बात की जा रही है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान है। चिराग जी, एक चीज बताइए कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, पार्टी टूटी, इसे क्या आप शुभ संकेत मानते हैं? देखिए, संकेत ये शुभ है अशुभ है तो आने वाला समय ही बताएगा। मुझे लगता है ये जनता ही बताएगी आने वाले समय में। कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो या राजनीतिक मजबूरियां हो, उसके तहत इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, पर ये फैसले कोई लंबे समय तक वाले फैसले नहीं होते। इस फैसले का जवाब तुरंत एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में का ही ये गैप होता है। अगले चुनाव में जवाब मिल जाएगा कि भाई जनता किसके साथ है, नहीं है, तो ये आने वाला समय में ये बताएगा। बट हाँ, इस तरीके से जब पार्टी में टूट होती है, परिवार में टूट होती है, तो ये कहीं ना कहीं दुखद तो होता ही है। एक साथ मिलकर जब पार्टी का गठन किया जाता है और उस वक्त कारण कुछ भी हो, अब वो किसी की महत्वाकांक्षाएं हो, मजबूरियां हो, राजनीतिक परिस्थितियां हो, बट वो जो टूट होती है वो दुखद तो होता ही है। बिहार में क्या महाराष्ट्र की राजनीति का कोई असर होगा? भाई, महाराष्ट्र की राजनीति का असर होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक अपना असर है। जिस तरीके से इस बात को 2+2 जरूर किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से टूट हुई, तो क्या यहाँ बिहार में भी किसी एक राजनीतिक दल में और किसी एक जदयू की ही बात चल रही है, तो क्या उसमें भी ऐसी टूट हो सकती है? हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती। आज की तारीख में जो असंतोष जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में है, वो असंतोष यकीनन आने वाले दिनों में परिणाम स्वरूप एक बड़ी टूट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ये असंतोष क्यों है भाई? नेता फैसला कर लेते हैं, दल शायद मिल जाते हैं, बट नीचे जो कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि होते हैं, मुसीबत तो उन्हीं के लिए बनती है ना। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के एक एक विधायक और सांसदों से मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको भय है। और ये वही सांसद हैं, ये वही विधायक हैं भाई, जो कि 2019 में यही सांसद किसके सामने जीत के आए थे? उस वक्त के महागठबंधन दल के नेताओं के सामने जीत कर आए थे। 2020 में यही विधायक उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने जीत कर आए थे। तो आज की तारीख में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है ना इन विधायकों में, इन सांसदों में, क्योंकि वहां पे दूसरे घटक दलों के भी बड़े बड़े नेता उन लोकसभा और उस विधानसभा के मौजूद हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
तो ऐसे में वो सामंजस्य कैसे बैठेगा, इनके नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, विधायकों को मिलेगा, सांसदों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक असंतोष है और यही धीरे धीरे बिल्डअप होकर पार्टी में एक बड़े टूट की ओर इसको लेके जाएगा। आप बीजेपी के साथ फिर से वापस आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पहले आपके पिताजी के समय में जो आपको हिस्सेदारी मिलती थी वही हिस्सेदारी आपको फिर मिलेगी? भाई पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मैं वापस आया नहीं। जैसा मैंने कहा कि मेरा गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा ये सही समय पर फैसला लिया जाएगा। और अभी आज की तारीख में जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता मेरा जनाधार है, मेरा संगठन है और चुनाव और गठबंधन एक ऐसा विषय भाई जो कि हमेशा चुनाव के वक्त ही तय होते हैं। और बिहार में भाई गठबंधनों के तो कोई मायने बचे नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गठबंधनों को एकदम बेमायने कर दिया है। वो किसी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, सरकार किसी और गठबंधन के साथ चलाते हैं और दो बार वो जनादेश का अपमान कर चुके हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें अधिसूचना तक एक दल दूसरे गठबंधन में रहता है और नॉमिनेशन किसी दूसरे गठबंधन के साथ फाइल करता है। तो यहाँ पे गठबंधनों के अब कोई बहुत ज्यादा मायने बिहार में बचे नहीं है। बट अंतोगत्वा किसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन होता है ये फैसला चुनाव के वक्त ही लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार और उनके गठबंधन स्टाइल से नाराज चिराग पासवान क्या बीजेपी में जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। और अगर आप ताज़ा तरीन खबरों से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो NDTV ऐप डाउनलोड करिए। इस पर आप तमाम ताज़ा खबरें लगातार देख सकते हैं। आज शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं की शिखर बैठक हो रही है, जिसकी मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर इशारों में हमला बोला और कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर खतरा है। कुछ देश सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे देशों की निंदा होनी चाहिए। किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की है और ये वर्चुअल बैठक थी। तो आज 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।